हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अहमद व्यूज। मेरा नाम अहमद अब्बास है और मेरा नाम सलमान है। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो एटमी मतलब पावर पे है, या जो कि कह लेते हैं कि भाई फौजी जो कि होते हैं सिस्टम यार, बम वगैरह या कोई मिसाइल वगैरह उन पे है। तो वीडियो का जो टाइटल है वो है DRDO के सीक्रेट जो कि 4 प्रोजेक्ट थे अब मुकम्मल हो गए, जो कि पूरे सीक्रेट तरीके से सलमान भाई बनाए गए हैं, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई। हाँ, ऐसे तरीके से वो प्रोजेक्ट हैं। मेरे ख्याल में उनमें शायद आई थिंक मिसाइल वगैरह भी है, उसके अलावा और भी कुछ ऐसे एटमी मतलब चीज़ें हैं। तो मतलब ये तैयार हो गए हैं या नहीं, अभी तो हो गए हैं ना। अच्छा। हाँ, मतलब आज ये देखेंगे कि मतलब ऐसे कौन कौन से वो 4 प्रोजेक्ट मतलब कौन से थे मतलब अब शो ऑफ हो गया है। हाँ, अब शो ऑफ हो गए हैं कि जिनको बिल्कुल ही सीक्रेट तरीके से बनाया गया है। चंद ही लोगों को, जाहिर बात है बनाने वाले लोगों को ही पता होगा, ज़्यादा आम लोगों को तो नहीं पता होगा। और किन किन लोगों को पता है शायद आई थिंक ये भी बताते वक्त मतलब क्या मुश्किलात हुई या क्या आसानी या जो भी प्रोसेस गुजरा है बनाते हुए, आज हम वो देखेंगे। और ये भी जानेंगे कि वो प्रोजेक्ट कौन कौन से थे, मतलब सही इंफॉर्मेशन मिलेगी हमें कि वो कौन कौन से प्रोजेक्ट थे। ऐसे अभी तुक्के लगाते रहे भी रखे गए यार, कोई हाँ, जाहिर बात है यार, बहुत नहीं हो गए। बड़े होंगे, सही बात है। तो ऐसे हम तुक्के लगाते रहे तो कोई फ़ायदा नहीं है। वीडियो जल्दी से देखते हैं, वीडियो के बाद इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे। तो फ्रेंड, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है और चलते हैं वीडियो की तरफ। सब्सक्राइब कीजिए डिफेंस स्क्वाड चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट डिफेंस वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो डिफेंस लवर्स, स्वागत है आप सभी का डिफेंस ज्ञान सीरीज के फ्रेश एपिसोड में। आज के एपिसोड में हम आपको DRDO के 4 ऐसे प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे जिन्हें काफी सीक्रेट तरीके से अंजाम दिया गया था। और जब इन प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा था तो कुछ ही चुनिंदा लोग थे जिन्हें इनके बारे में पता था। तो चलिए जानते हैं कि वो 4 खास प्रोजेक्ट्स कौन से थे। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स बिगिन। मिशन शक्ति के बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे। वही मिशन जिसके तहत 27 मार्च 2019 को भारत ने सफलतापूर्वक अपने एंटी सैटेलाइट वेपन का परीक्षण किया था। और इस परीक्षण के बाद भारत दुनिया के उन एलीट कंट्रीज के क्लब में शामिल हुआ जिनके पास एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित करने की कैपेबिलिटी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मिशन शक्ति की सीक्रेसी को बनाए रखने के लिए DRDO ने एक तरह के धोखे का इस्तेमाल किया था। और जबकि DRDO के ही साइंटिस्ट डॉक्टर यू राजा बाबू ने इस बारे में बताया था कि जो ये मिशन शक्ति था जिसके तहत 27 मार्च 2019 को एंटी सैटेलाइट मिसाइल टेस्ट की गई थी, तो इस टेस्ट से पहले मिशन शक्ति के बारे में केवल 30 से 40 लोग ही जानते थे। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि जब इस एंटी सैटेलाइट वेपन पर काम शुरू हुआ था तो इसमें 150 से भी अधिक साइंटिस्ट शामिल थे। लेकिन उनमें से कुछ ही साइंटिस्ट जानते थे कि एक्चुअल में वे किस चीज पर काम कर रहे हैं। और जबकि शुरू के पहले 2 महीने में तो केवल 3 ही लोगों को इसकी एक्चुअल इन्फॉर्मेशन थी। और फिर 6 महीने बाद करीब 10 लोगों को इसके बारे में जानकारी दी गई। और फिर धीरे धीरे जब तक ये मिशन लॉन्च नहीं हुआ तब तक केवल 30 से 40 लोग ही जान पाए थे कि एक्चुअल में हम क्या बना रहे हैं। और शुरू में इस प्रोजेक्ट का कोड नेम रखा गया था प्रोजेक्ट XSV-1। और जो टीम इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी उनमें से जिनको नहीं पता था कि एक्चुअल में क्या है, उनको बस यही लगता था कि वे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस के किसी एक अन्य अपग्रेड पर काम कर रहे हैं। और टॉप अथॉरिटीज की तरफ से DRDO को कड़े निर्देश दिए गए थे कि इस प्रोजेक्ट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी किसी भी पॉइंट से पब्लिक डोमेन में सामने नहीं आनी चाहिए। और एक कारण ये भी था कि सभी साइंटिस्ट को इसके बारे में जानकारी नहीं दी गई थी। और जब बाद में पूरा प्रोजेक्ट पूरा हुआ और वो दिन आया जिस दिन इस मिसाइल को टेस्ट किया जाना था, तो इस टेस्ट के बाद ही सभी लोगों को मालूम पड़ा था कि भारत ने एक एंटी सैटेलाइट वेपन को विकसित कर लिया है। और इस मिशन शक्ति से जुड़े ऑफिसर्स ने इस बारे में भी बताया कि जब इस मिसाइल को लॉन्च किया जाना था तो उससे पहले एक मीटिंग कंडक्ट हुई थी। और उस मीटिंग में DRDO ने इस एंटी सैटेलाइट वेपन के बारे में PM नरेंद्र मोदी को एक पूरा डिटेल प्रेजेंटेशन दिया था। और उस मीटिंग में NSA अजीत डोभाल भी मौजूद थे। इसी तरह इस लिस्ट में DRDO का दूसरा सीक्रेट प्रोजेक्ट है भारत का बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम, और या फिर यूं कहें एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी। क्या आप जानते हैं कि भारत का जो ये बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है ये एक्चुअल में 1995 से ही शुरू कर दिया गया था। क्योंकि उसमें भारत ने ऑब्जर्व किया था कि जो हमारा निकम्मा पड़ोसी है यानी कि पाकिस्तान, वो चीन से M9 और M11 जैसी बैलिस्टिक मिसाइल्स को ले रहा है। हालांकि उस समय तक भारत के पास खुद का एक न्यूक्लियर डिटरेंस सिस्टम आ चुका था जिसमें पृथ्वी मिसाइल तैयार थी और जो अग्नि मिसाइल थी उनके टेस्ट चल रहे थे।
और फिर 1996 में भारतीय रक्षा मंत्रालय ने उस समय के साइंटिफिक एडवाइजर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर से पूछा कि क्या भारत पाकिस्तान की तरफ से आने वाले किसी इनकमिंग बैलिस्टिक मिसाइल के थ्रेट से निपटने के लिए तेजी से कोई प्रोटेक्शन सिस्टम को विकसित कर सकता है। और उस समय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ऑलरेडी इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम को भी देख रहे थे। और फिर रक्षा मंत्रालय के सवाल के बाद फिर उन्होंने तुरंत ही एक एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम की फीजिबिलिटी स्टडी को स्टार्ट कर दिया। लेकिन जो बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम है, इस पर जो स्टडी चल रही थी वो काफी चुपचाप तरीके से चल रही थी। और शुरू में इस प्रोग्राम को डीआरडीओ को जो दिक्कत आ रही थी वो थी रेडार की, क्योंकि उस समय भारत के पास ज्यादा लंबी दूरी की रेडार नहीं थी और जो रेडार मौजूद थी वो भी मैक्सिमम 60 किलोमीटर तक की रेंज के साथ थी। लेकिन उस समय इतना समय भी नहीं था कि डीआरडीओ जीरो से एक लॉन्ग रेंज की रडार को डेवलप करे। तो फिर इसके बाद जो ऑप्शन बचा था वो था फॉरेन कोलैबोरेशन, यानी कि किसी बाहर की कंपनी के साथ कोलैबोरेट करके रडार को डेवलप किया जाए। तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सर ने अपने वन ऑफ द टॉप साइंटिस्ट डॉक्टर वीके सरस्वत को इंचार्ज दिया कि वे दूसरी कंट्रीज को अप्रोच करें इस रडार को डेवलप करने के लिए। पहले बात हुई रशिया से, लेकिन रशिया के साथ आरएनडी वाली चीज सही से नहीं बैठ रही थी। फिर कंसीडर किया गया इसराइल के एंटी बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम एरो 1 को, लेकिन इसके साथ दिक्कत ये थी कि जो उसकी ग्रीन पाइन रेडार थी वो यूएस टेक्नोलॉजी के साथ थी। और ये तो आप जानते ही हैं कि उस समय अमेरिका भारत को किस तरीके से ट्रीट करता था। लेकिन हाँ, इसराइल ने भारत के साथ मिलकर एक लॉन्ग रेंज की ट्रैकिंग रडार जो कि बिल्कुल न्यू होने वाली थी उस पर काम करने के लिए सहमति दे दी थी। और फिर इस तरह धीरे धीरे रडार भी डेवलप हुई, सब कुछ डेवलप हुआ। और जब 27 नवंबर 2006 को इस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस प्रोग्राम की पहली मिसाइल लॉन्च की गई तो वो हर किसी के लिए एक सरप्राइज था, क्योंकि हर किसी को मालूम नहीं था कि भारत इस तरह का कोई सिस्टम विकसित कर रहा है। और फिर उसके एक साल बाद 6 दिसंबर 2007 को भारत ने इस डिफेंस प्रोग्राम का एक और दूसरा सफल परीक्षण किया और इस टेक्नोलॉजी के साथ भारत उन चुनिंदा देशों में शामिल हुआ जिनके पास एंटी बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी है। इसके बाद इस लिस्ट में तीसरा प्रोजेक्ट है भारत का न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम। और आपको ये भी बता दें कि इसे भारत के वन ऑफ द सीक्रेट प्रोजेक्ट के साथ साथ कॉस्टलीएस्ट यानी कि सबसे महंगे डिफेंस प्रोजेक्ट में भी एक माना जाता है, जिसमें भारत न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को विकसित कर रहा है और जिसके तहत ऑलरेडी एक सबमरीन आईएनएस अरिहंत लॉन्च होकर इंडियन नेवी की सर्विस में कमीशन भी हो चुकी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जब आईएनएस अरिहंत को लॉन्च किया गया था तो इसकी कोई हाई प्रोफाइल पब्लिक सेरेमनी नहीं हुई थी और कुछ ही को पता था कि भारत एक न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन को लॉन्च कर चुका है। बल्कि जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इंडियन नेवी चीफ एडमिरल सुनील लांबा से इस न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन प्रोजेक्ट के बारे में सवाल पूछा गया था तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया था कि ये एक क्लासिफाइड प्रोजेक्ट है और वे इस पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहते हैं। और हाँ, इस प्रोजेक्ट के तहत S5 नाम से एक अलग से न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन्स को भी विकसित किया जाएगा, जिनको लेकर कहा गया है कि वजन के मामले में ये अरिहंत क्लास सबमरीन्स की तुलना में डबल होंगी। और आपको ये भी बता दें कि ये सभी सबमरीन्स ATV प्रोजेक्ट यानी कि एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोजेक्ट के तहत बनाई जा रही हैं। इसके बाद इस लिस्ट में चौथा प्रोजेक्ट है घातक UCAV। हालांकि अब जाकर इस घातक UCAV प्रोग्राम की कुछ तस्वीरें सामने आ चुकी हैं और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में हमें इसका प्रोटोटाइप देखने को भी मिल जाए। लेकिन अभी भी ये डीआरडीओ के उस सीक्रेट प्रोजेक्ट में आता है जिसकी एक्चुअल डिटेल्स अभी भी जारी नहीं हुई हैं। हाँ, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर ये जरूर कहा गया है कि इसके अंदर कुछ ऐसी टेक्नोलॉजीज होंगी जो अभी तक किसी और ने डेवलप नहीं करी है। तो ये थे वो 4 सीक्रेट प्रोजेक्ट जिनकी सीक्रेसी को मेंटेन रखने के लिए इनके बारे में हर किसी को नहीं बताया गया था। तो हमारे आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। और अगर आप इस वीडियो को यहाँ तक देख चुके हैं तो इसे लाइक करे बिना कहीं ना जाएं। बाकी इस एपिसोड को लेकर आप अपने सजेशंस और क्वेरीज कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और अगर आप उनमें से हैं जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई काफी यार जो है ना इंटरेस्टिंग था, बाकी सीक्रेट है ये। तो बड़े प्रोजेक्ट हैं यार और सही बात है, इनको सीक्रेट रखना भी चाहिए। और हर गवर्नमेंट ही, अगर कोई भी ऐसी गवर्नमेंट हो तो वो बिल्कुल ही सीक्रेट रखेगी। और यार मिशन शक्ति को देखिए कि 40 लोगों को भी एंड में जाके पता चला था। काम भी कर रहे थे, काम पहले कर रहे थे लेकिन किसी को नहीं मालूम था। फिर 10 बंदों को, उसके बाद फिर ऐसे मतलब जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो आहिस्ता आहिस्ता बताते गए। तो उसके मुकम्मल प्रोजेक्ट बनने तक तकरीबन 35-40 लोगों को पता था। और उसके बाद दूसरे 2 और मिसाइल और उसके बाद एक प्लेन नुमाया है, ड्रोन नुमा देख लें। सबमरीन वाला यार वो भी कमाल है यार। यार अगर कर ले तो वो हो गया है यार, हो गया। हाँ, अभी जो इंडियन नेवी है उसके मतलब इस्तेमाल में है। अच्छा, हाँ वो हो गया है। बस वो जो ड्रोन टाइप नहीं है वो मतलब एंड वाला यार जो प्रोजेक्ट था ड्रोन का था मेरे ख्याल में, तो वो जो है अभी उसका हो रहा है। उसकी अभी सही डिटेल नहीं मिली तो वो भी जल्दी हो जाएगा। अच्छा, कमाल है यार, वैसे भारत का ना कमाल है, बहुत है। इतने बड़े बड़े काम हैं माशाल्लाह यार। सही बात है, करना चाहिए सलमान भाई। अगर ये सबमरीन लेके जाएगी ना एटम, हाँ तो वो तो यार
और ही शक्तिशाली माहौल हो जाएगा। सही बात है, और ही शक्तिशाली हो जाएगा। ये एक जो है सिक्योरिटी मजबूत होती है कंट्री की, इतना मतलब जो अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट है उनके, और डिफेंस के लिए हर बंदा करता है। डिफेंस के लिए स्टार्ट में किसी के पास नहीं था, एटमी पावर कोई नहीं था, कोई नहीं था। फिर आस्ता आस्ता बनते गए सारे, फिर एक दूसरे के साथ, फिर खतरे भी, थ्रेट्स भी होते हैं। अब यही कोशिश होती है हर कंट्री की कि वो दूसरे कंट्री से आगे निकल जाए, और खास तौर पे तो उससे कि जो उसका थोड़ा बहुत मुखालिफ है। और वैसे भी यार पाकिस्तान और इंडिया का टकरा हमें भी पता है कि अक्सर लगा रहता है, लेकिन यार हम नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सुलह हो जाए, मतलब दोस्ती हो जाए और प्यार से रहे, अच्छे से। इतनी खतरनाक है, इतनी खतरनाक, ये तो नस्लें बर्बाद कर देते हैं। ये कोई इंडिया में हो या पाकिस्तान में हो, ये तो बहुत ही नुकसान करता है। मतलब ये डिफेंस के लिए चलो ठीक है कि एक सारी बातें ठीक है, लेकिन यूज इसका नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए यार। ये तो हम भी चाहते हैं और हम भी दुआ करते हैं, हम चाहते हैं कि अमन हो जाए इंडिया में भी, पाकिस्तान में भी। तो हम तो लड़ाई के हक में नहीं है, बिल्कुल लड़ाई के हक में नहीं है। तो यार वीडियो देख के हमें बहुत अच्छा लगा है, और इंडिया को करना चाहिए, और इंडिया बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहा है और आगे भी उसको करनी चाहिए अपना डिफेंस के लिए। अच्छी अच्छी चीज़ें वो बना रहा है, मिसाइल बना रहा है, सबमरीन बना रहा है, उसके बाद और भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और देखा जाए ये तो बाहर की बात रही, तो सलमान भाई इंडिया के अंदर भी जो मतलब सहूलियात हैं, इंडिया के अंदर जो मतलब बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं, वो भी काफ़ी कमाल के हैं, आवाम के लिए जो हैं वो भी काफ़ी कमाल के हैं। तो ओवरऑल जो है इंडिया बहुत ही स्ट्रगल कर रहा है, और काफ़ी चीज़ें ये भी देखो खुद मैन्युफैक्चर कर रहा है। ये नहीं कि बाहर से मंगवा रहा है, तो बस खुद काफी चीजें हैं जो खुद कर रहा है, बहुत ज्यादा। तो ये भी बड़ी अचीवमेंट है। तो यार इस बात की खुशी होती है फ्रेंड्स में कि इंडिया कामयाबी की तरफ जा रहा है। तो हम भी कहते हैं कि यार ये जो मतलब लड़ाई झगड़े हैं ये नहीं होने चाहिए, पाकिस्तान का और इंडिया की आवाम का प्यार होना चाहिए। तो यार मिलजुल के बंदा काम कर रहा है, मिलजुल के काम करे, मिलजुल के रहे। तो फ्रेंड्स इस वीडियो के साथ आपसे इजाज़त चाहते हैं और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।